नमस्कार, आप सभी का अनअकैडमी में स्वागत है। 2024 का वर्ष कई सारे देशों का चुनावी वर्ष रहा। भारत में चुनाव हुए, नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी की सरकार बनी। अमेरिका में भी आप लोग देखेंगे कि नवंबर के आसपास आम चुनाव होने हैं। लेकिन जुलाई में 2024 में होने वाले यूके में प्रधानमंत्री के इलेक्शंस का नतीजा लगभग आज आ चुका है और एक बड़ी उथल पुथल देखने को मिली है हमें यूके के प्रधानमंत्री के चुनाव में। जो स्टारमर करके व्यक्ति हैं, जो यूके के अब नए प्रधानमंत्री बनेंगे, उनकी मैसिव जीत देखने को मिली है। उनकी जो लेबर पार्टी है स्टारमर की, वो सत्ता में आएगी। और भारत के मूल के जो ऋषि सुनक, ब्रिटेन के इससे पहले प्रधानमंत्री थे, उनकी इसमें बड़ी हार हुई है, उनकी कंजर्वेटिव पार्टी की। अगर मैं आप लोगों को कुछ आंकड़े दिखाने की कोशिश करूं तो जिस कंजर्वेटिव पार्टी को, ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी के हैं और लेबर पार्टी के स्टारमर की जीत हुई है, तो ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी जिसने 2019 के चुनाव में 365 सीटों को जीता था, वो सीटें गिर के मात्र 120 सीटें रह गई हैं, यानी कि लगभग 245 सीटों की कमी हुई है पिछले चुनाव की तुलना में। और जबकि लेबर पार्टी, जिसको पिछले साल 202, पिछले साल मतलब 2019 के चुनाव में केवल 202 सीटें मिली थी, उसको इस बार 412 सीटें देखने को मिली हैं। अब की बार 400 पार का नारा जो हम भारत में उपयोग कर रहे थे, वो भारत में तो कारगर सिद्ध नहीं हो पाया, लेकिन अब की बार 400 पार लेबर पार्टी जो स्टारमर की है, उसके लिए जरूर हो गया है। आप याद रखिएगा कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पार्टी को अगर यूके में मेजॉरिटी यानी कि बहुमत चाहिए होती है, तो उसको 326 सीटों की आवश्यकता होती है। जबकि आप लोग देख सकते हैं कि इस बार लेबर पार्टी को इस चुनाव में, ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को उन्होंने हरा दिया और उनको 412 सीटें मिली हैं। और यह पूरा मुद्दा हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चर्चा में क्यों यह विषय है? क्योंकि आज सरकार बदली, यूके के प्रधानमंत्री के जो चुनाव चल रहे थे उसका नतीजा आया। चुनाव का रिजल्ट कैसा रहा, इसके बारे में हमने थोड़ी बात करी। लेकिन आज के सत्र में हम जानने की कोशिश करेंगे कंजर्वेटिव पार्टी वर्सेस लेबर पार्टी, और जानने का प्रयास करेंगे कि दोनों पार्टियों के साथ में भारत का ऐतिहासिक अनुभव कैसा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कंजर्वेटिव पार्टी एक समय वो पार्टी थी, ये कंजर्वेटिव पार्टी एक समय वो पार्टी थी जो भारत को आजादी देना नहीं चाहती थी, जिसके नेता हुआ करते थे एक समय विंस्टन चर्चिल, दूसरे विश्व युद्ध के समय। और आज उस कंजर्वेटिव पार्टी के नेता प्रधानमंत्री के रूप में, आज से पहले मतलब जो 2019 से लेकर 2024 के बीच में जब कंजर्वेटिव पार्टी आई, और 2022 से लेकर 24 के बीच में उस कंजर्वेटिव पार्टी के प्रधानमंत्री के रूप में ऋषि सुनक आए, तो चीजें शायद यहां बदलती। देखने की कोशिश करेंगे कि अब क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी और ऋषि सुनक नहीं रहे हैं, तो लेबर पार्टी के साथ भारत का किस तरीके से एक तालमेल रहेगा, भारत के लिए कौन बेहतर था, भारत के लिए स्टेक पे क्या है, यूके के नए प्रधानमंत्री के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले जो लेबर पार्टी के लीडर हुआ करते थे, स्टारमर से पहले, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, उनकी विचारधारा क्या थी, और ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी के हार के कारण को भी जानने की कोशिश करेंगे। आज का लेक्चर आपके लिए दूसरे जितने यूट्यूब पे सत्र उपलब्ध हैं, मौजूद हैं, उनसे कहीं बेहतर, कहीं डिटेल्ड होने वाला है, और मैं इसको बस 15-20 मिनट में निपटा दूंगा। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको इतिहास से लेके, वर्तमान से लेके सारी चीजें मैं बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले चर्चा में क्यों, आपको पता है भारत के मूल के जो ऋषि सुनक हैं, उनकी जो कंजर्वेटिव पार्टी थी, अब यूके के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। उनका चुनाव दल कंजर्वेटिव पार्टी चुनाव में हार चुका है और नई सरकार यूके में बनने जा रही है, वो भी पूर्ण बहुमत की। और उसके नेता, लेबर पार्टी के जो नेता हैं, वो स्टारमर करके व्यक्ति हैं, जो 2020 से लेके 2024 तक अपोजिशन के लीडर थे। जैसे भारत में जो अपोजिशन के लीडर हैं वो राहुल गांधी है, उसी तरीके से नेता विपक्ष स्टारमर हुआ करते थे, जो आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लेबर पार्टी के नेता के रूप में बने हैं। मैंने आप लोगों से बात करी कि ये चुनाव का नतीजा 2019 का कैसा रहा था और 2024 का कैसा रहा। आप देख सकते हैं कि ऋषि सुनक की
पार्टी है उसको 244 सीटों का नुकसान हुआ है। मतलब पहले जितनी उनको सीटें मिली थी 2019 में, इस बार 244 सीटें कम मिली है। और यही हमको जानना है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया, क्योंकि कोई भी सरकार जो पिछले 14 सालों से यूके में थी, पिछले 14 सालों से वहां पे आपको कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार देखने को मिलेगी। अगर कोई भी सरकार जो 14 सालों से मौजूद है, जिसको पिछली बार बहुत ज्यादा सीट मिल गई और इस बार 244 कम सीटें मिली, नुकसान हुआ उसको 244 सीटों का, तो ऐसा क्या हो गया ऋषि सुनक के काल में कि उनको 244 सीटों से हाथ धोना पड़ा। लेबर पार्टी को 210 सीटें ज्यादा मिली हैं। पहले उनको 202 सीट मिली थी 2019 के चुनाव में, इस बार 412 के आसपास सीटें मिली हैं। इस बात को अपन ने थोड़ा सा देखने का प्रयास करा। आगे इस लेक्चर में बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगा इतिहास के दृष्टिकोण से लेबर पार्टी के साथ हमारा क्या अनुभव रहा और कंजर्वेटिव पार्टी के साथ क्या अनुभव रहा। फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऋषि सुनक के हार के कारण क्या थे। मैं एक बार यहां पे लिख देता हूं, ऋषि सुनक जो है वो आज की तारीख में जो जिस पार्टी से आते हैं उसका नाम कंजर्वेटिव पार्टी है, जिसकी हार हुई है, और जिसकी जीत हुई है वो लेबर पार्टी है, जिसमें आपको स्टारमर करके नए प्रधानमंत्री देखने को मिलेंगे जो वर्तमान में प्रधानमंत्री बने हैं। इतिहास में हमारा कंजर्वेटिव पार्टी से एक बुरा अनुभव रहा है। अगर आप भारत की आजादी के पहले की बात करो, 1939 से लेकर 1945 के बीच में जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय हुआ करते थे जिनका नाम था विंसेंट चर्चिल। और विंसेंट चर्चिल 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नहीं बने, कंजर्वेटिव पार्टी की हार हो गई थी। और 1945 के बाद जो नए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने वो लेबर पार्टी के क्लेमेंट एटली बने थे। क्लेमेंट एटली की सरकार आई थी। अगर कंजर्वेटिव पार्टी के विंसेंट चर्चिल दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद उसके बाद भी वो प्रधानमंत्री बन जाते, कंजर्वेटिव पार्टी के विंसेंट चर्चिल, तो मैं आपको यह बोल सकता हूं कि भारत की आजादी 1, 2, 3, 4, 5 साल भी टल सकती थी, क्योंकि विंसेंट चर्चिल भारत को आजादी देने के बिल्कुल मूड में नहीं था। विंसेंट चर्चिल ने यह तक कह दिया था कि मैं ब्रिटेन का वो पहला मंत्री बनने की इच्छा नहीं रखता हूं जो अपने ऊपर यह कालिक पुतवाए कि देखो, एक वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री निखट्टू हुआ करता था और उसके समय में भारत से हमने हाथ खो दिया। तो यह चाहता था कि कोई भारत को आजादी वगैरह नहीं देने वाला हूं मैं। ऐसा इसने 1942 में बोला था कि मैं अपने ऊपर वो कलंक क्यों लगवाऊं कि एक ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था विंसेंट चर्चिल नाम का और उसके समय ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत को खो दिया। तो कंजर्वेटिव पार्टी भारत को एक तरीके से स्वतंत्रता इतनी आसानी से नहीं देने वाला था। वो तो गनीमत थी, दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ और जिस विंसेंट चर्चिल ने ब्रिटेन को दूसरे विश्व युद्ध में जितवाया था, उस ब्रिटेन ने विंसेंट चर्चिल को चुनाव में हरा दिया और लेबर पार्टी की सरकार, क्लेमेंट एटली की सरकार आई और क्लेमेंट एटली की सरकार ने 1947 में भारत को आजादी दी। अब क्योंकि इसका नाम लेबर पार्टी है, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इसकी थोड़ी सी लेफ्ट की विचारधारा है, वामपंथी विचारधारा है। और भारत में उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री बने, जो जिनका नाम था जवाहरलाल नेहरू, 1951 के आम चुनाव के बाद 1952 में जब वो पहले प्रधानमंत्री बने, तो उनकी विचारधारा भी कौन सी विचारधारा थी? समाजवाद की विचारधारा थी। मतलब एक तरीके से समाजवाद पूरी तरीके से वामपंथी विचारधारा नहीं हुई, लेकिन समाजवाद की विचारधारा और लेबर पार्टी की जो विचारधारा थी वो कुछ हद तक एक क्लोज विचारधारा थी। कम से कम आइडियोलॉजी के रूप में, विचारधारा के रूप में वो थोड़े से नजदीक थे। इसलिए आप देखेंगे कि लेबर पार्टी के साथ ठीक ठाक तालमेल भी आप लोगों को भविष्य में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप वर्तमान की बात करोगे, ये इतिहास की बात थी, वर्तमान में भारत में जिस प्रकार की सरकार है और सरकार की जो विचारधारा है, और यूके में जो सरकार थी और सरकार की जो विचारधारा थी, वो कंजर्वेटिव पार्टी से ज्यादा मिलती थी। क्योंकि यूके में भी एक प्रकार से जो राष्ट्रवादी सरकार या राइट विंग सरकार आप कह सकते हैं, आज की तारीख में कंजर्वेटिव पार्टी हुआ करती थी जिसके नेता ऋषि सुनक थे। और भारत में भी आप
माने चाहे ना माने एक राइट थॉट प्रोसेस की विचार की सरकार, राष्ट्रवादी सरकार नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट थी। तो वैचारिक तौर पे यहाँ पे आपको वर्तमान के तौर पे एक आपको थोड़ा सा एक झुकाव देखने को मिल सकता है। तो ये कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी के बारे में मैंने आपको बताया। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि भारत में एक तरफ जो राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट और राइटिस्ट सरकार जो आप लोगों को देखने को मिलेगी बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट के रूप में, उसके बनाम में आज की तारीख में यूके में जो लेबर पार्टी की सरकार जो थोड़ा सा वामपंथी विचारधारा रखती है, ये अपने आप को किस प्रकार से क्लोज लाएंगे। और दुनिया भर में मित्रों यूके का केस अपन लोगों को डिस्कस करना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दुनिया भर में जो सरकारें आज की देश में हैं, वो सरकारें आज के दौर में हैं, तो दुनिया भर में जो अलग अलग देश हैं वो एक प्रकार से राइटिस्ट गवर्नमेंट, यानी कि आप बोल सकते हैं राष्ट्रवादी सरकारें, या आप बोल सकते हैं कि जो राइटिस्ट गवर्नमेंट होती हैं, ठीक है, उनकी तरफ वो जा रही हैं। दूसरी तरफ यूके में इस बार आपको देखने को मिलेगा कि लेफ्टिस्ट की तरफ झुकाव हुआ है, जो अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है। तो ये मैंने सोचा कि इतिहास के दृष्टिकोण से आपको बताना जरूरी था, इसलिए मैंने बताने का प्रयास करा। अब अगर अपन लेबर पार्टी की मित्रों बात करेंगे तो लेबर पार्टी जो आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो मैं आपसे जो बोल रहा था कि वैचारिक तौर पे भारत में जो राइटिस्ट गवर्नमेंट है और जो यूरोप में या यूके में एक प्रकार से लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट आई है, उसके बीच में तालमेल कैसे बैठेगा, उसके पीछे का एक रीजन ये भी था कि ये जो व्यक्ति हैं जेरेमी कॉर्बिन, ये लेबर पार्टी के नेता रहे थे 2015 से लेकर 2020 के बीच में। जेरेमी कॉर्बिन 2020 में ये गए, तब स्टारमर आए थे। तो 2020 से इनका कार्यकाल चालू हुआ था स्टारमर का, और 2020 तक इनका कार्यकाल था अपोजिशन के लीडर के रूप में। अगर 2024 तक भी यही रहते तो यही ब्रिटेन के मुख्य रूप से प्रधानमंत्री बनते, और क्योंकि 2020 में इनको बदल के स्टारमर को नेता विपक्ष घोषित कर दिया गया, आप देख सकते हैं 2020 में, तो ये ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री बने। अब मैं बताना चाहता हूं कि ये दोनों ही लेबर पार्टी को बिलोंग करते हैं, लेकिन जो जेरेमी कॉर्बिन थे, उन्होंने 2019 में एक बयान दिया था, लाइव मिंट का सोर्स है, जिसमें उन्होंने ये बोलने की कोशिश करी थी कि कश्मीर में जो लोग आंदोलन चला रहे हैं स्वतंत्रता के लिए, हम एक प्रकार से उनके साथ हैं। ये इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी ट्रांसलेट करके बताता हूं। लेबर पार्टी ऑन सितंबर 25 पास्ड एन इमरजेंसी मोशन ऑन कश्मीर कॉलिंग फॉर party leader Corbyn to seek international observer to enter the region and demand the right of self determination for its people। तो इन्होंने बोलने की कोशिश करी, जो लेबर पार्टी के उस समय के नेता थे जेरेमी कॉर्बिन, कि अंतरराष्ट्रीय रूप से जो संस्थान हैं, जो लोग हैं, उनको कश्मीर के क्षेत्र में जाना चाहिए और जहां पे वो स्वतंत्रता की मांग वो लोग उठा रहे हैं, उसको वहां पे उनको महत्व देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका जब ये बयान आया था, जो लेबर पार्टी के वर्तमान के प्रधानमंत्री जो हैं स्टारमर, उनके पहले जो नेता हुआ करते थे जेरेमी कॉर्बिन, जब इस प्रकार का बयान यहाँ पे इंडिया की सॉवरेनिटी, भारत की संप्रभुता के खिलाफ जाके इनका आया, तो इसको भारत ने बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं किया, और ये पूरा इसके बाद काफी बैकफुट में चले गए थे। इतना बैकफुट पे चले गए कि इनको वहां से एक प्रकार से नेता विपक्ष के रूप में हट गए, फिर स्टारमर आए। तो ये एक विचार आप लोग देख सकते हैं कि जो लेबर पार्टी के इस नेता ने रखा था। हालांकि जब स्टारमर आए तो इनको पता था कि जो गलती जेरेमी ने की है वो मुझे नहीं करनी है, तो कश्मीर के मुद्दे पे इन्होंने थोड़ा सा न्यूट्रल, थोड़ा सा प्रो इंडिया स्टैंड को अपनाने का प्रयास किया था। तो विचारधारा के रूप में भी मुझे आप लोगों को बताने की उसको आवश्यकता थी। अब यूके के नए प्रधानमंत्री स्टारमर पेशे से वकील रहे थे। मैंने आपको बताया 2020 में लेबर पार्टी के नेता के रूप में इन्होंने पदभार संभाला था, और अभी जीत के बाद ब्रिटेन में ये प्रधानमंत्री मुख्य रूप से चुन के आए हैं। अब अगर हम देखने की कोशिश करें, और इसमें बहुत सारी जियोपॉलिटिक्स का एंगल आएगा, इसमें बहुत सारा आप लोग देखेंगे एशिया की पॉलिटिक्स का एंगल आएगा, हमें लेबर पार्टी की भविष्य की जो रणनीति हो सकती है भारत के समकक्ष, उसको सीखने की और समझने की यहां पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और वो मिलेगी जब हम डिस्कस करेंगे ऋषि सुनक के हार के कारण क्या रहे। क्योंकि देखो, यह आम हार नहीं है, ये ऐसी हार है जिसमें 244 सीटें पिछले चुनाव की तुलना में कम मिल रही है। तो आखिरकार
कौन कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं, और खासकर ये जो यूके ने अभी अप्रैल में जो इमिग्रेशन बिल को पास किया था, रवांडा इमिग्रेशन बिल को जो इन्होंने पास करा था, उसमें क्या कमजोरी रही। यह बहुत इंपॉर्टेंट इशू है भू राजनीति, जियोपॉलिटिक्स को समझने के लिए। मेरी बात मान के आप इसको अच्छे से समझ लेना, नहीं तो फिर कभी भविष्य में कहीं पे टॉपिक ये देखने को मिलेगा, आप कंफ्यूज रहोगे। इससे बढ़िया 5-10 मिनट इस वीडियो में स्पेंड कर लो। समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इलीगल माइग्रेशन को रोकने के लिए जो प्रवास होता है लोगों का अवैध रूप से ब्रिटेन के अंदर, उसको रोकने के लिए ये कौन सा रवांडा बिल अप्रैल 2024 में लाए थे। देखो, सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करो कि एक देश में, आप यूके का उदाहरण ले लो, भारत का उदाहरण ले लो, दुनिया के किसी भी देश का उदाहरण ले लो, लोग बाग जो होते हैं वो आते जाते रहते हैं। मैं दूसरे देशों के लोग बागों की, नागरिकों की बात कर रहा हूं। कभी व्यवसाय के लिए आते, कभी पढ़ाई के लिए आते हैं, कभी शायद उनके वहां पे पूर्वज रह रहे थे, परिवार रह रहा है उसलिए आते हैं, ठीक है। कभी दूसरे कारणों से आ जाते हैं, और कभी ऐसा होता है कि वो अपने देश में प्रताड़ित हैं तो वो एक दूसरे देश में जाने की कोशिश करते हैं। खासकर एक ऐसे देश में जाने की कोशिश करते हैं जहां पे असाइलम को प्राप्त करना, जहां पे असाइलम को प्राप्त करना थोड़ा सा इजी होता है, थोड़ा सा सरल होता है। जहां पे अगर आप शरणार्थी बनो तो जहां के शरणार्थी कानून बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, और आप उस देश में आसानी से प्रवेश कर पाओ। तो एक तो हो सकता है कि आप वैध तरीके से जा रहे हो किसी देश में, वीजा लेके प्रॉपर, और एक हो सकता है कि आप अवैध तरीके से किसी देश में जा रहे हो। तो वैध तरीके से तो आप जा ही सकते हो किसी भी देश में, उसकी एक अलग मैथमेटिक्स होती है। आज मैं जो बात करने वाला हूं आपसे, जिसको ऋषि सुनक की हार का एक बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है, वो है इलीगल इमिग्रेशन बिल। मतलब अगर आप ब्रिटेन में, ठीक है, अगर आप यूनाइटेड किंगडम में अवैध तरीके से प्रवास करते हो, जाते हो, तो उनका क्या कानून है। देखो, सबसे पहले तो यह समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा मैप के एक तरीके से इस्तेमाल करके कि लोग बाग कहां कहां से यूके में जाते हैं और जाते क्यों हैं। तो देखो, यहां पे अपन को यूके देखने को मिल रहा है। यहां पे आप लोगों को पता होगा ये मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर है। ये अफ्रीका आपको देखने को मिल रहा है, ये आपको मिडिल ईस्ट देखने को मिल रहा है, ये हो गया आपका मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट, जिसको वेस्ट एशिया यानी कि पश्चिम एशिया भी कहा जाता है। तो अफ्रीका में कई सारे देशों में आज की तारीख में मित्रों सिविल वॉर चल रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, फ्रेश वाटर की प्रॉब्लम है। केवल रवांडा करके एक जगह आप लोगों को अफ्रीका में देखने को मिलेगी, वहां पे केवल 57% लोग ऐसे हैं जिनको साफ पानी मिल पाता है, जो कि बेसिक चीज है एकदम। 43% लोगों को रवांडा के अभी भी साफ पानी नहीं मिलता है। बेरोजगारी है, गरीबी है, काफी ज्यादा है। सिविल वॉर भी चलते रहते हैं, गृह युद्ध भी चलते रहते हैं। तो अफ्रीका के कई सारे लोग जाके ब्रिटेन में या यूनाइटेड किंगडम में उन्होंने प्रवास कर लिया इलीगल तरीके से। मिडिल ईस्ट में बहुत सारे युद्ध चल रहे हैं, इजराइल पैलेस्टीन का युद्ध चल रहा है, और कभी ना कभी कुछ कुछ चलता रहता है। तो मान लो यहां से भी इन लोगों ने क्या करा, एक प्रकार से इन्होंने इंग्लिश चैनल को पार करके एंट्री ले ली। इंग्लिश चैनल से मेजर लिए जाते हैं। तो प्रताड़ित हो रहे थे, मान लो माइनॉरिटीज थी, अल्पसंख्यक थे, इनके ऊपर प्रताड़ना हो रही थी। तो मान लो कोई अफगानिस्तान से भाग के चला गया, कोई पैलेस्टीन से भाग के चला गया, कोई रवांडा से भाग के चला गया। अलग अलग देशों से लोग बागों ने मान लो यूनाइटेड किंगडम में प्रवास कर दिया। और जाने के बाद ये लोग क्या करते हैं, अपने पासपोर्ट वगैरह, अपनी आइडेंटिटी वगैरह फाड़ के वहां पे फेंक देते, और फिर उस देश की सरकार से एक प्रकार से असाइलम मांगते, एक प्रकार से शरणार्थी बन जाते हैं, और असाइलम मांगते हैं उन देशों से कि हम तो प्रताड़ित हैं, अब आप हमारी इस देश में, आपके देश में रहने की मदद करो। अब यहां पे दो तरह के लोग हैं ब्रिटेन में। एक ब्रिटेन में एक ऐसा समूह है जो कि इन लोगों को अपने देश में एक्सेप्ट करना नहीं चाहता। वो कहता है कि भाई, हम टैक्स पेयर के मनी को, जो लोग कर देते हैं, जो लोग कर अदा करते हैं, टैक्स पेयर का जो पैसा होता है, उसको हम अपने देश की सड़कों पे, अपने देश के लोगों पे लगाएं। वो बात तो एक सही बात है, लेकिन जो टैक्स पेयर का बहुत ज्यादा कठिनाई से कमाया गया पैसा है, उसको हम दूसरे देशों से आने वाले लोगों पे क्यों खर्च करें। तो वो एकदम एंटी एक प्रकार से इमिग्रेशन हो जाते हैं, और किसी भी प्रकार का अगर
अवैध तरीके से ब्रिटेन में प्रवास होता है, तो उसको रोकने की बात करते हैं। और कुछ आंकड़े ऐसा कहते हैं ये नंबर जो इंग्लिश चैनल से पार करके लोग बाग ब्रिटेन में आते हैं, ये नंबर लगभग 40,000 से 85,000 के बीच का बताया जाता है। मतलब इतने लोग असाइलम सीख करने के लिए ब्रिटेन में हर साल आते हैं, क्योंकि वहां का कानून थोड़ा सा मतलब उस तरीके से फेवरेबल था उन लोगों के लिए। दूसरे पक्ष के लोग कहते हैं कि आप ऐसा मत सोचो, इन लोगों को आपको अपनाना चाहिए। ब्रिटेन ने हमेशा विविधता को सपोर्ट किया है और ब्रिटेन हमेशा एक लोकतांत्रिक मूल्य वाला देश रहा है। अब पता नहीं मतलब क्यों बोलते हैं ऐसे लोग, ब्रिटेन हमेशा लोकतांत्रिक मूल्य वाला देश रहा है, दुनिया भर में तुमने उपनिवेशवाद फैलाया, दुनिया भर में तुमने ह्यूमन राइट वायलेशन किया, और तुम बात कर रहे हो लोकतांत्रिक मूल्य। खैर, इस मामले में तो वो सही कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक मूल्य वाला देश रहा है ब्रिटेन, तो क्यों ना उन लोगों को अपन अपने देश में स्वीकार करें। तो दो पक्ष में लोग बटे हुए हैं। एक पक्ष कहता है कि नहीं होना चाहिए इनको, ये हमारे ऊपर बोझ है। और काफी बार क्या होता है कि जो मतलब ये लोग जो रहते हैं वो बहुत वल्नरेबल रहते हैं, वो बहुत भेद रहते हैं। मतलब आप इजीली उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो मान लो कोई वहां पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, या मान लो कोई एक सेपरेटिस्ट आंदोलन चला रहा है, तो इन लोगों को अपने इन्फ्लुएंस में लेके उसको करना काफी ईजी हो जाता है। तो लोग इन लोगों के एंट्री से काफी ज्यादा खुश नहीं रहते। और कुछ लोग कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार वाला मुद्दा है, ब्रिटेन लोकतांत्रिक मूल्यों वाला देश रहा है, तो इन लोगों को स्वीकार कर लेना चाहिए। अब ऋषि सुनक उस विचारधारा को सपोर्ट कर रहे थे जो इन आए हुए शरणार्थियों को ब्रिटेन में रखने के एक प्रकार से समर्थन में नहीं था। इसलिए ऋषि सुनक ने कहा कि 1 अप्रैल, मतलब इनकी कंजर्वेटिव पार्टी ने कहा कि 1 जनवरी 2022 के बाद अगर कोई भी व्यक्ति इलीगल तरीके से माइग्रेशन करके यूके में आया है, तो उसको भेज दिया जाएगा अफ्रीका के रवांडा में। उसको कहां पे भेज दिया जाएगा? आप देख सकते हैं कि अगर यूनाइटेड किंगडम में कोई भी इंग्लिश चैनल पार करके आ जाता है इलीगल तरीके से, तो उसको हम अफ्रीका के रवांडा में भेज देंगे। और रवांडा के साथ अपनी प्रॉब्लम चल रही है दुनिया में। अब यूके की गवर्नमेंट जो है वो रवांडा को इसके लिए पैसा वैसा देगी। मान लो 40,000 लोग इलीगल तरीके से आ रहे हैं, तो 40,000 लोगों को यहां पे भेज दिया जाएगा, डिपोर्ट कर दिया जाएगा, उनको यूनाइटेड किंगडम में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जबकि यूनाइटेड किंगडम में लोग बाग बहुत सोच के आए थे कि भाई बहुत सारी चीजें यहाँ पे अच्छी हैं, लेकिन उन्हीं लोगों को रवांडा जब भेजा जाएगा तो शायद वो अपने देश में जितने प्रताड़ित नहीं हो रहे थे उससे ज्यादा तकलीफों का सामना उनको यहाँ पे करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि रवांडा में सिविल वॉर चल रहा है, वहां पे बहुत सारी समस्याएं हैं अभी, है ना, इसलिए उनको सामना करना पड़ेगा। अब इससे क्या हुआ कि जो लोग 2022 में सिंपैथी में थे काफी ऋषि सुनक की, कि एक गैर जो है श्वेत, एक अश्वेत व्यक्ति ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना है ना, तो ज्यादातर लोग तो अफ्रीका के और एशिया के ही जाते थे ना ब्रिटेन में असाइलम को सीख करने के लिए। या तो आप अफ्रीका के हो, या आप वेस्ट एशिया के हो, या आप साउथ ईस्ट एशिया के हो, तभी आप असाइलम लेने के लिए जाओगे। तो एशिया के काफी सारे लोग और अफ्रीका के काफी सारे लोग सिंपैथाइज कर रहे थे ऋषि सुनक के आने को, कि ये तो हमारी दिक्कतों को अच्छे तरह से समझेंगे। वही व्यक्ति जब इस प्रकार का बिल ला रहा है कि नहीं, आपको तो हम डिपोर्ट करके रवांडा में भेज देंगे, तो जो वो लोग थे वो काफी इससे नाखुश हुए। और मैं आपको बता देता हूं कि यूके में लगभग जो 7% मुस्लिम पॉपुलेशन है, जो 350 सीट्स को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकती है। ये जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी जो 350 सीट्स को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकती थी, उसने जब इस बिल को देखा, रवांडा बिल को देखा, हालांकि इसकी बात बहुत पहले से चल रही थी 2022 से, लेकिन इसको इंप्लीमेंट 2024 की अप्रैल में किया गया। जब उसने देखा तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा कारण बना उन लोगों की, मतलब जो लोग थे वो जो इस बिल के खिलाफ थे, उन्होंने काफी इसको अच्छे तरह से नहीं लिया। अब दूसरी चीज मित्रों यहां पे बट वो भी लोग गए जो ऋषि सुनक के या कंजर्वेटिव पार्टी के सपोर्ट में थे। जैसे कंजर्वेटिव पार्टी जब इलीगल इमिग्रेशन बिल ला रही है, तो ऐसे सारे लोग जो इसको समर्थन करते थे कि हाँ, प्रवास गैर अवैध तरीके से नहीं होना चाहिए, अगर हो तो उनको रवांडा भेज दो, वो लोग भी आपस में बट गए थे। कायदे से तो इनको कंजर्वेटिव पार्टी का सपोर्ट करना था, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी का सपोर्ट इन्होंने इसलिए भी नहीं किया क्योंकि ये एक अश्वेत थे, और ये जो लोग थे उनमें मतलब ब्रिटेन, आप मानो चाहे ना मानो, दुनिया का सबसे जो है ज्यादा रेसिस्ट नेशंस में से एक उसकी हिस्ट्री तो रही है। मतलब खूब ज्यादा नस्लीय भेदभाव इन्होंने चमड़ी के कलर के आधार पे किया है। तो ऋषि सुनक का जो एक तरीके से अश्वेत होना था, है ना, तो कुछ लोग तो कंजर्वेटिव पार्टी में उनको सपोर्ट करते रहे, लेकिन शायद कुछ लोग उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थे।
भले वो इस बिल को सपोर्ट करने के लिए तैयार थे, लेकिन शायद वो इनको प्रधानमंत्री के रूप में देखने की अगली बार उनके रेसिस्ट शायद एक माइंडसेट की वजह से तैयार नहीं थे, तो वो लोग भी यहां पे बट गए थे। तो आप देखिए कि चुनाव में कितनी प्रकार की समीकरण आ सकती है कि कंजर्वेटिव पार्टी को वैचारिक रूप में इलीगल इमिग्रेशन के बिल के रूप में वो सपोर्ट करने को तैयार है, लेकिन ऋषि सुनक को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, तो बट गए। और वो लोग तो आप लोग देख ही सकते हैं, ऐसे लोग जो रवांडा बिल के अपोज में हैं वो सब संगठित हो गए और उन्होंने जो है कंजर्वेटिव पार्टी के खिलाफ लेबर पार्टी को वोट दे दिया। तो ये एक रवांडा बिल जो है वो एक मेजर कारण निकल के आता है। आप देख सकते हैं कि कितनी तादाद में जो लोग होते हैं वो हर साल इंग्लिश चैनल को पार करके अवैध तरीके से ब्रिटेन में प्रवास करते हैं। दूसरा ऋषि सुनक की हार का एक बहुत बड़ा जो कारण रहा वो रहा नेशनल हेल्थ सर्विस क्राइसिस। अब ये भले आपको इंग्लिश में देखने को मिल रहा है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूं इसको हिंदी में, 2 मिनट लगेंगे। अगर आप एक ब्रिटिश हो तो चांस इस बात के हैं कि आप एक एनएचएस यानी कि नेशनल हेल्थ सर्विस के हॉस्पिटल में पैदा हुए हो। इस बात की भी चांस है कि आपको जो पहला वैक्सीन या टीका लगा था वो भी उसी सर्विस से मिला था, नेशनल हेल्थ सर्विस, है ना। अगर आपको हार्ट अटैक आया तो इस बात की भी चांस है कि एनएचएस यानी कि नेशनल हेल्थ सर्विस की स्कीम के तहत ही आपको सारी चीजें कराई जाएंगी, एम्बुलेंस वगैरह आएंगी, हॉस्पिटल वगैरह आएगा। मतलब आप नेशनल हेल्थ सर्विस का कितने बड़े लेवल पे ब्रिटेन के नागरिक, ब्रिटेन के सिटीजन होने के तौर पे आप उसका फायदा उठा सकते हो, यह आपको देखने को मिला। लेकिन मित्रों, ये जो एनएचएस एक बहुत इंपॉर्टेंट वो था, हिस्सा था, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी और वो स्थापना भी लेबर पार्टी के द्वारा की गई थी। ये नेशनल हेल्थ सर्विस जो थी वो स्कीम वो बहुत बुरी तरीके से फेल हुई 2019 से लेके 2024 के कंजर्वेटिव पार्टी के कार्यकाल में। और कंजर्वेटिव पार्टी के कार्यकाल में इस स्कीम का फेल होने का कारण था कोविड का आ जाना, जिससे एकदम मेडिकल सिस्टम पे भार बढ़ जाना। मैं आपको बताता हूं, जो यूके की सरकार बजट दे रही थी हर साल, उसमें पिछले 50 सालों से 3.6% हर वर्ष बढ़ा के दिया जाता था बजट। मतलब अगर 100 करोड़ दिए जा रहे हैं तो अगले साल 103 करोड़ और 60 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन ऋषि सुनक या आप बोल सकते हैं कंजर्वेटिव के समय ये केवल 2.4% से बढ़ा। मतलब आप लोग देखेंगे कि कम दर से ये बढ़ रहा है और इसके ऊपर भार बहुत बढ़ता जा रहा है क्योंकि कोविड वगैरह भी आ गया है ना। तो कई सारे समय तक लोगों को बहुत वेट करना पड़ा। मतलब ऐसा पाया गया था कि लगभग 60% के आसपास लोग, जो 2023 में एक सर्वे कराया गया था, 60% लोग 2023 में नाखुश थे नेशनल हेल्थ सर्विस, जो आप देख सकते हैं ब्रिटेन के लिए कितनी जरूरी थी, जो नॉर्मली बढ़ रही थी 3.6%, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी के समय वो गिर गई थी। तो ये एक बहुत बड़ा हार का कारण रहा। दूसरे भी बहुत सारे हार के कारण हो सकते हैं, लेकिन हमें ऐसे कारणों को देखने की आवश्यकता है जिनका थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हो सकता है। इसलिए मैंने आपको यह बात समझाने की, रवांडा इमिग्रेशन बताने की कोशिश करी और बताने का प्रयास किया कि किस तरीके से जो ग्लोबल डायस्पोरा, इस प्रकार से वैश्विक रूप में जो लोग रहते हैं अलग अलग देशों के, वो किस तरीके से चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, ये हमने जानने की कोशिश करी। अब ये यहां पे मैंने ये बताने की कोशिश की है कि देखो, नेशनल हेल्थ सर्विस ब्रिटेन में इसलिए भी उससे अपेक्षा की जाती है कि थोड़ा ज्यादा सरकार एलोकेट करे, क्योंकि ब्रिटेन में आप देखो कि जो एवरेज एज है, जो औसत आयु है लोगों की, वो काफी ज्यादा है। जैसे आपको यूके में देखने को मिलेगी, लोगों की जो औसत आयु है वो 40.8 है, मतलब 40-41 वर्ष के एवरेज एज वहां पे देखने को मिलेंगे आपको लोग, जबकि भारत में आपको 30 के देखने को मिलेंगे। तो ब्रिटेन में एक प्रकार से जो औसत आयु है वो 40 के आसपास है, 41 ही बोल सकते हो आप 40.8 को, भारत में वो 30 है। तो युवा जनसंख्या तुलनात्मक रूप में भारत में ज्यादा है यूके कंपैरिजन में। तो अगर नेशनल हेल्थ, जो कि बूढ़े लोग वहां पे ज्यादा है, एजिंग पॉपुलेशन ज्यादा है, वृद्ध जनसंख्या ज्यादा हो रही है, वहां पे अगर एनएचएस फेल होगा, नेशनल हेल्थ सर्विस फेल होगी, ठीक है, तो उसका बहुत बेकार प्रभाव पड़ेगा। हफ्ते हफ्ते, महीने महीने तक लोगों को वेटिंग करना पड़ रही थी, जिसके ऊपर लिटरली पूरा यूके के लोग डिपेंडेंट थे। तो ये बहुत बड़ा कारण रहा उसकी असफलता का। खैर मित्रों, अगर मैं लेबर पार्टी और भारत की बात करूं तो मैंने आपको बताया कि मौजूद लेबर पार्टी ने कश्मीर और मानव अधिकार जैसे मुद्दे पर भी भारत के साथ बातचीत में सक्रिय भूमिका निभाई है, सकारात्मक निभाई है। हालांकि इन मुद्दों पर पार्टी की नीतियों ने कभी कभी विवाद भी उत्पन्न किया है। जैसे कि अभी तो स्टारमर है, उनके पहले जो हुआ करते थे, है ना, जो नेता अपन बात कर रहे थे, उनके पहले जो नेता हुआ करते थे जेरेमी
कॉर्बिन, उन्होंने एक विवादास्पद बयान दिया था। खैर, अभी चीजें सकारात्मक है, उदारवादी विचारधारा रखती है, भारत के साथ संबंध बढ़िया रहे हैं। स्वतंत्रता के समय में हमें लेबर पार्टी के क्लेमेंट एटली के समय ही हमें स्वतंत्रता मिली थी। अगर कंजर्वेटिव पार्टी रही होती तो भारत का जो स्वतंत्रता है वो थोड़ा टल सकती थी, मिलती तो सही लेकिन थोड़ी टल सकती थी। डायस्पोरा के मुद्दे को भी प्रमुखता से इन्होंने उठाया है। एक प्रकार से प्रवासी भारतीय समुदाय यूके में भारत के समुदाय के साथ भी लेबर पार्टी के अच्छे संबंध रहे हैं। अब मतलब एक आप देख सकते हैं कि कश्मीर के ऊपर भी एक नेता थे, उनका अलग स्टैंड रहा है, अभी है उनका अलग स्टैंड रहा है। हम तो यही प्रार्थना करते हैं, अपेक्षा करते हैं सब कुछ सामान्य रहे, समय के साथ साथ सब कुछ समझ में आएगा, देखने वाली बात रहेगी। तो आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको काफ़ी मददगार सिद्ध हुआ होगा। इसी प्रकार के हम और भी करंट अफेयर्स के लिए आपके लिए लेक्चर लेते रहेंगे। जाने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि अनअकैडमी पे 25,000 रुपये में 15 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है। जब आप अनुज यूपीएससी कोड का प्रयोग करते हो तो अनुज यूपीएससी कोड का प्रयोग आप करते हो, इसकी प्राइजेस 10% से बढ़ने वाली है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की। बैचेस शुरू हो चुके हैं, एक हो चुका है मंजिल बैच, एक हो चुका है अचीवर बैच इन इंग्लिश, एक हो चुका है लक्ष्य बैच इन हिंदी। तीनों बैचेस के लिए आपको अलग से पैसा पे नहीं करना है। 24,999 में आपको तीनों बैचेस का एक्सेस मिल जाता है अनुज यूपीएससी कोड को यूज करने के बाद। इसी तरह के और भी लेक्चर्स हम लेते रहेंगे। अगर आपको अनअकैडमी पे कोई फ्री क्लास भी अटेंड करनी है, सब्सक्रिप्शन लेना है, तो आप डिस्काउंट के लिए अनुज यूपीएससी कोड का प्रयोग कर सकते हैं। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात करेंगे। कमेंट सेक्शन करके आप बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।